Hello everyone, we are going to start with very first chapter of our Pol Science book Cold War. इस चैप्टर को समझने के लिए दो टर्म आप अपने माइंड में क्लियर रखना है, एक यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो आज हमारा प्रेजेंट का अमेरिका है, और यूएसएसआर। यूएसएसआर हम किसे कहते हैं? आज की जो रशिया है उसके साथ कुछ और कंट्रीज़ मिलकर बनाती थी यूएसएसआर। इसी यूएसएसआर को हम सोवियत यूनियन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, कोल्ड वार अब देख लेते हैं। कोल्ड वार किसका नाम रखा गया? कोल्ड वार क्या है? कोल्ड वार हल्की फुल्की लड़ाई जो होती रही यूएस और यूएसएसआर के बीच में, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूएस और यूएसएसआर के बीच में जो हल्की फुल्की नोक झोंक होती रही, हल्की फुल्की वाली लड़ाई होती रही, उसी को नाम दिया गया है कोल्ड वार का। ये काफ़ी लंबे समय तक चला और 1991 में जाके ख़त्म हुआ। समझ में आई बात? ये कोई फुल फ्लेज वार नहीं था, ये हल्की फुल्की नोक झोंक वाली लड़ाई थी बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। माइंड में क्या रखना है बेटा? माइंड में ये देख लो रखना क्या है। कोल्ड वार किन दो कंट्रीज़ के बीच में रहा? यूएस और सोवियत यूनियन। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है इस चैप्टर में। अब हमें देखना है सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में। ये जो हम कोल्ड वार पढ़ने वाले हैं, ये कोल्ड वार स्टार्ट कहाँ से हुआ? इसका एग्जिस्टेंस ही सेकेंड वर्ल्ड वार में है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था 1939 में, 1939 में, और ख़त्म हुआ 1945 में। किन दो ग्रुप्स के बीच में लड़ा गया है सेकेंड वर्ल्ड वार? एक्सिस पावर्स और एलाइज पावर के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ा गया था। एक्सिस पावर की जो लीडिंग कंट्रीज़ थी वो थी जर्मनी, इटली, जापान, और जो एलाइज पावर में लीडिंग कंट्रीज़ थी वो थी फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन। ठीक है, इसमें एक्सिस पावर्स हार गए थे और एलाइज पावर जीत गए थे ये वॉर। अब देखो, जब ये वॉर ख़त्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, तो दुनिया में दो सुपर पावर्स एमर्ज होके आए। कौन कौन से? एक यूएसए, एक यूएसएसआर। जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया, सब कुछ शांत सा माहौल हो गया, तो उस टाइम पे दो ही पावरफुल कंट्रीज़ बची वर्ल्ड में, एक थी यूएसए और एक थी यूएसएसआर। यहीं से कहानी स्टार्ट होती है कोल्ड वार की। अब देखो, दो सुपर पावर बची हुई हैं। एक दुनिया में अगर दो सुपर पावर्स बना दी गई, दो राजा आपने बिठा दिए, तो क्या होगा? उनके बीच में कंपटीशन शुरू हो जाना है। इसी वर्ल्ड वार के बाद जो ये दोनों एमर्ज होके आए सुपर पावर बन के, यहीं से इनके बीच में कंपटीशन शुरू हुए, इनकी नोक झोंक स्टार्ट हुई, हर छोटी बड़ी बात पे लड़ना भिड़ना स्टार्ट कर दिया। उसी को हम कोल्ड वार के नाम से जानते हैं। तो एमरजेंस कहाँ था कोल्ड वार का? सेकेंड वर्ल्ड वार में था। याद क्या क्या रखना है? याद देखो क्या क्या रखना है। सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट कब हुआ? 1939 में। ख़त्म कब हुआ? 1945 में। किन दो पावर्स के बीच में लड़ा गया? एक्सिस पावर, एलाइज पावर। एक्सिस पावर याद कर लेना, कौन कौन है एक्सिस पावर में? जर्मनी, इटली, जापान। एलाइज में कौन कौन है? फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो क्या होता है, ये दो सुपर पावर्स जो है यूएसए और यूएसएसआर, इन्होंने क्या किया? दुनिया को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। ये जो हमारा वर्ल्ड है इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। कैसे? बाकी जो कंट्रीज़ थी उनको अपनी अपनी तरफ खींचने लगे, उनको अट्रैक्ट करने लगे, उनसे कहने लगे कि तुम हमारी टीम में आ जाओ, हम तुम्हें सारा बेनिफिट देंगे। यूएसए अपनी तरफ से कोशिश करने लगा, यूएसएसआर अपनी तरफ से कोशिश करने लगा, और ऐसे कर करके इन्होंने बेसिकली दुनिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। आधी दुनिया यूएसएसआर की तरफ, आधी दुनिया यूएसए की तरफ। ठीक है, चलो आ जाओ, चलते हैं क्यूबा। इंडिया में बैठे हो, चलो क्यूबा चलते हैं। क्यूबा कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट के बगल में। जो हमारा यूएसए है, यहाँ पास में एक छोटी सी कंट्री है क्यूबा। मैम क्यों बता रही हैं आप हमें क्यूबा? क्यूबा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको इसी के बेसिस पे पढ़ना है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कोल्ड वार का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये रहा क्यूबा। क्यूबा की लोकेशन देख लो, कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट के पास में ही है क्यूबा। ये रहा क्यूबा हमारा। आगे देखो, समझना क्या है। अप्रैल 1961 में, कब? अप्रैल 1961 में यूएसएसआर के जो लीडर्स थे वो ये टेंशन में रहने लगे कि क्यूबा जो है इतना करीब है,
यूएसए के, हो सकता है यूएसए क्यूबा पे अटैक कर दे और उस पर कब्ज़ा कर ले। उस वक्त बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, क्यूबा जो था वो यूएसएसआर की साइड में था। हमने क्या बताया, दुनिया की बाकी कंट्रीज़ कोई यूएसए की साइड थी, कोई यूएसएसआर की साइड थी, तो क्यूबा उस टाइम पे यूएसएसआर की साइड में था। तो कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, अप्रैल 1961 में यूएसएसआर के जो लीडर्स थे उनको टेंशन होने लगी कि क्यूबा इतने करीब है यूएसए के, हो सकता है यूएसए उन पे अटैक कर दे और हमसे छीन ले क्यूबा। ये जो टेंशन थी उनको दिन रात खाए जा रही थी। उस टाइम पे कौन था प्रेसिडेंट क्यूबा का, फिडेल कैस्ट्रो थे। फिडेल कैस्ट्रो वहाँ के प्रेसिडेंट थे क्यूबा के। अब यूएसएसआर की, सोवियत यूनियन के जो लीडर थे उस टाइम पे निकिता क्रुश्चेव, जो उनको ये टेंशन खाई जा रही थी यूएसए वाली कि कहीं यूएसए अटैक ना कर दे क्यूबा पे, उन्होंने ये टेंशन में एक डिसीज़न ले लिया। क्या डिसीज़न ले लिया, 1962 में सोवियत यूनियन ने क्यूबा में अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स भेजने स्टार्ट कर दिए। क्या डिसीज़न लिया, क्यूबा में वो लोग 1962 में सोवियत यूनियन वाले न्यूक्लियर मिसाइल्स भेजना स्टार्ट करने लगे। अब कुछ टाइम बाद, 3-4 हफ्ते बाद, इतना करीब था क्यूबा यूएसए के, अब आप वहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल भेज रहे हो तो जाहिर सी बात है खतरा किस लिए है, यूएसए के लिए खतरा बनेगा। अगर बगल में ही क्यूबा है, आप वहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल भेज रहे हो, खतरा बनेगा यूएसए के लिए। यूएसए 3-4 हफ्ते के बाद इसके बारे में अवेयर हो गया। यूएसए के प्रेसिडेंट उस टाइम पे थे जॉन एफ कैनेडी। उन्होंने जब ये खबर सुनी तो बहुत ज़्यादा वहाँ के लीडर्स यूएसए के, जॉन एफ कैनेडी वगैरह बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, बहुत ज़्यादा इस डिसीज़न के अगेंस्ट थे, लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहते थे जिससे एक तीसरा वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाए। मतलब इतनी समझदारी थी कि वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे कि इन दो कंट्रीज़ की वजह से तीसरा वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाए। तो उन्होंने वार्निंग दी यूएसएसआर को कि तुम हटा लो अपना, हम तुम्हें टाइम देते हैं, तो अपनी शिप्स हटा लो, जो भेज रहे हो मिसाइल्स भेज रहे हो हटा लो, हम क्यूबा पे अटैक नहीं करने जा रहे हैं। तो ये जो थोड़ी बहुत नोक झोंक हुई, यूएसए ने अपने शिप्स भेजे समुद्र में यूएसएसआर को पीछे भेजने के लिए, इसी नोक झोंक को नाम दिया जाता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि सोवियत यूनियन सारा न्यूक्लियर मिसाइल अपने शिप्स वगैरह लेकर वापस चला गया और एक थर्ड वर्ल्ड वार होने से बच गया। ये जो थोड़ी हल्की फुल्की नोक झोंक हुई है 1962 में जो नोक झोंक हुई है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, इसी को नाम दिया जाता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। नाम से ही पता चल रहा है क्यूबा में मिसाइल क्राइसिस जो हुआ था वो हुआ था 1962 में। डेफिनेशन क्या है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज अ सीरीज ऑफ क्लैशेस बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएसएसए ड्यू टू प्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियर मिसाइल। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। आगे आपके लिए है एमसीक्यूज़, जो अभी हमने पढ़ा उसी के बेसिस पे आपके लिए 2 रिवीजन एमसीक्यूज़ हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग, ये सॉरी ट्यूरिंग हो गया है, इसको माइंड नहीं करिएगा, ड्यूरिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पे अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे? निकिता क्रुश्चेव, फिडेल कैस्ट्रो, जॉन एफ कैनेडी, जोसेफ ब्रॉज टिटो। आपके पास 5 सेकेंड्स है, आंसर दो। So the correct answer of this question is जॉन एफ कैनेडी। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पे वो जॉन एफ कैनेडी थे। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस टुक प्लेस इन विच ईयर? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस किस ईयर में हुआ था? 1961, 1962, 1965, 1967। You have 5 seconds. So the correct answer is 1962. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा। फिर अब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार को। हालांकि ये हमने पहले पढ़ लिया क्या कि सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में हुआ था, 1945 में ख़त्म हुआ और एक्सिस पावर और एलाइज पावर के बीच में हुआ था। अब थोड़ा डिटेल इसके बारे में देखना है। क्या है ये सेकेंड वर्ल्ड वार, किन किन रीजन्स में स्प्रेड था? वार जो हुआ किन किन रीजन्स में हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था यूरोप में, पूरे यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वार के इफेक्ट्स थे। साउथ ईस्ट एशिया में भी सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ,
चाइना में भी हल्का फुल्का असर रहा, बर्मा के एरिया में भी सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ा गया और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में भी सेकेंड वर्ल्ड वार के सिम्टम्स रहे। ये ख़त्म कब हुआ? 1945 में ख़त्म हुआ था। क्यों ख़त्म हुआ था? यूएसए ने 2 एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिए थे जापान की 2 सिटीज़ में। सिटीज़ का नाम था नागासाकी और हिरोशिमा। किस महीने में गिराया था? अगस्त 1945 में। उन 2 एटम बॉम्ब्स के नाम क्या थे? जो हिरोशिमा पे एटम बॉम्ब गिराया गया उसको कोड नेम दिया गया था लिटिल बॉय। उसकी कैपेसिटी है 15 किलोटन थी। नागासाकी पे जो बॉम्ब गिराया गया एटम बॉम्ब, उसका कोड नेम रखा गया था फैट मैन और उसकी कैपेसिटी थी 21 किलोटन। कुछ इस तरीके से दिखता था लिटिल बॉय। क्या क्या याद रखना है हमें? वर्ल्ड वार सेकेंड किन किन एरियाज़ में स्प्रेड था? यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, बर्मा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यूएस ने 2 एटॉमिक बॉम्ब्स किन 2 कंट्रीज सिटीज़ पे गिराई थी? नागासाकी और हिरोशिमा, जापान की, इन 1945 मंथ ऑफ अगस्त। हिरोशिमा पे जो बॉम्ब गिराया गया था उसका कोड नेम क्या था? लिटिल बॉय। कैपेसिटी उसकी थी 15 किलोटन। नागासाकी पे जो बॉम्ब गिराया गया था उसका क्या कोड नेम था? फैट मैन और कैपेसिटी थी 21 किलोटन। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। हमने ये तो देखा भाई यूएस ने बॉम्ब गिरा दिया, 2 एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिए जापान पे, वार ख़त्म हो गया। लेकिन इस बॉम्ब गिराने पर भी बहुत सारे आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं। जो यूएस के अगेंस्ट हैं, यूएसए के अगेंस्ट कंट्रीज़ हैं, वो कहती हैं कि यूएसए ने फालतू में बॉम्ब गिराया था। बॉम्ब गिराने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि जापान हार मानने वाला था, तो इसलिए बॉम्ब गिराने का कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन जानबूझकर यूएसए ने जापान पे बॉम्ब गिराया दुनिया को दिखाने के लिए, सोवियत यूनियन को दिखाने के लिए कि यूएसए पावरफुल है। बेसिकली दिखावा करने के लिए उन्होंने बॉम्ब गिराया था। और जो सपोर्टर हैं यूएस के वो कहते हैं कि बॉम्ब गिराना ज़रूरी था क्योंकि ये वॉर काफ़ी लंबा चलता चला जा रहा था। अगर बॉम्ब नहीं गिराया जाता तो कई सारी जानें और जा सकती थीं। तो ये एक अगेंस्ट में और उसके सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। अब हमने क्या देखा? वर्ल्ड वार सेकेंड ख़त्म हुआ। अब 2 सुपर पावर्स एमर्ज होके आ गई, एक यूएसए एक यूएसएसआर। दुनिया में 2 सुपर पावर्स हैं। अब जब 2 सुपर पावर्स हैं उनके बीच में कंपटीशन होगा, टेंशन होगी, कन्फ्रंटेशन रहेगी। लेकिन एक चीज़ जो थी, ये दोनों सुपर पावर्स में कभी भी कोई बहुत बड़ी वाली लड़ाई नहीं हुई। कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इन दोनों के बीच में नहीं हुआ। अगर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो जाता दोनों के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, तो एक और वर्ल्ड वार हो जाना था, वर्ल्ड वार 3 हो जाना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसको जो लॉजिकल टर्म यूज़ किया जाता है, एक बेटर टर्म इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं लॉजिक ऑफ डेटरेंस। लॉजिक ऑफ डेटरेंस क्या है? देखो, जब 2 कंट्रीज़ इतनी पावरफुल हों, दोनों कंट्रीज़ इक्वली पावरफुल हों, दोनों के पास इक्वली बॉम्ब्स हों, इक्वली मिलिट्री सपोर्ट हो, सब कुछ उनका इक्वल हो, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि उन दोनों में फुल फ्लेज वार होगा। समझ में आई बात? कि जब 2 ऐसे कॉम्पिटिटर्स हों जो इक्वल हों, बॉम्ब के मामले में भी, न्यूक्लियर मामले में भी, मिलिट्री के मामले में भी, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि उन दोनों में वार हो। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इससे कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, बस एक दूसरे को नुकसान ही पहुंचाएंगे। एक कंट्री दूसरे को पहुंचाएगी, दूसरे ने इसको पहुंचाना है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी को कहते हैं लॉजिक ऑफ डिटरेंस। क्या है लॉजिक ऑफ डिटरेंस? जब 2 कॉम्पिटिटर कंट्रीज़ हों जो पावर में एक दूसरे के इक्वल हों, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि उन दोनों के बीच में वार होगा, क्योंकि वार से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, क्लियर है? ये जो लॉजिक ऑफ डिटरेंस था, इसी की वजह से यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कभी फुल फ्लेज वार नहीं हुआ। हल्का फुल्का वार हुआ जिसको हम कोल्ड वार कहते हैं, कोई फुल फ्लेज हॉट वार नहीं हुआ था। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद देखें, कोल्ड वार जो हो रहा था वो सिर्फ पावर के लिए नहीं हो रहा था। मतलब ये सिर्फ पावर राइवलरीज नहीं थी, मिलिट्री अलायंसेस भी थी और आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी थी। क्या कहा हमने? कोल्ड वार
हमने पता है पावर के लिए लड़ाई हो रही है, कोल्ड वार पावर के लिए लड़ाई हो रही थी, मिलिट्री के लिए लड़ाई हो रही थी, साथ ही साथ आइडियोलॉजी के लिए भी हो रही थी। आइडियोलॉजी का क्या मतलब है? थिंकिंग। यूएसए की थिंकिंग, उसके आइडियाज़ कुछ और थे। यूएसए सोचता था दुनिया को ऐसे चलाना चाहिए, दुनिया को ऐसे रहना चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए, और यूएसएसआर जो था उसकी थिंकिंग या उसके आइडियाज़ डिफरेंट थे। देख लेते हैं दोनों के आइडियाज़ क्या क्या थे। यूएसए के जो आइडियाज़ थे, वेस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न अलायंस क्या है? यूएसए हेड करता है वेस्टर्न अलायंस को। वेस्टर्न अलायंस या यूएसए के जो आइडियाज़ थे वो थे लिबरल डेमोक्रेसी के। ये डेमोक्रेसी को फॉलो करते थे, लिबरल डेमोक्रेसी को, और कैपिटलिज्म को। कैपिटलिज्म का क्या मतलब है? इकॉनमी में गवर्नमेंट का रोल ना हो। जो इकॉनमी चलती है वो बिजनेसमैन से चलती है, ना कि गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है कैपिटलिज्म में बिल्कुल भी। ये यूएसए की आइडियोलॉजी थी, लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म। और ईस्टर्न अलायंस या सोवियत यूनियन की जो आइडियोलॉजी थी वो थी सोशलिज्म और कम्युनिज्म। सोशलिज्म में सोसाइटी के लिए वर्क करना, और कम्युनिज्म में क्या है? ऐसी इकॉनमी जहाँ पे गवर्नमेंट का रोल रहेगा, वहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी सब कुछ। सोशलिज्म में सारी इकॉनमी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो ये दोनों आइडियोलॉजीज़ थी। माइंड में क्या रखना, अगर आपसे एमसीक्यू में पूछे यूएस की आइडियोलॉजी क्या थी? लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म। सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी क्या थी? सोशलिज्म और कम्युनिज्म। ये जो वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस है, ये टर्म अभी हम आगे देखते हैं। अभी आपके लिए कुछ एमसीक्यूज़ है, एक बार एमसीक्यू देख लो। पहला क्वेश्चन है, वेस्टर्न अलायंसेज वाज हेडेड बाय। वेस्टर्न अलायंस था, उसको कौन हेड करता था? अभी हमने पीछे पढ़ा है। आपके पास 5 सेकेंड्स है। 1 2 3 4 5। इसका जो करेक्ट आंसर है, वेस्टर्न अलायंस को यूएसए हेल्ड करता था। वेस्टर्न अलायंस को कौन हेड करता था? यूएसए। सेकेंड क्वेश्चन देखें, व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ एटम बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा। जो हिरोशिमा पे एटम बॉम्ब ड्रॉप किया गया था, उसका कोड नेम क्या है? क्या था? द फैट मैन, द बिग बॉय, थिन मैन, लिटिल बॉय। सो द करेक्ट आंसर इज लिटिल बॉय। हिरोशिमा पे जो बॉम्ब गिराया गया था वो लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम जो अलायंस देख रहे थे कि वेस्टर्न अलायंस, ईस्टर्न अलायंस, अब इसको डिटेल में देखेंगे क्या मतलब ये अलायंसेस थे क्या असल में। देखिए, हमने शुरू में ही आपको बताया जब 2 सुपर पावर्स एमर्ज होके आए तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, बाकी कंट्रीज़ को अपने तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया कि तुम हमारी पार्टी में आ जाओ। अब ये जो छोटी छोटी कंट्रीज़ थी वो दूसरों के इन बड़े सुपर पावर्स की पार्टी में क्यों जाती थी या फिर इनका सपोर्ट क्यों करती थी? क्योंकि उनको बदले में, जो बड़े सुपर पावर्स हैं उनको बदले में वेपन देते थे, उनको इकोनॉमिक एड देते थे, पैसा देते थे, उनको प्रोटेक्शन मिलती थी कि कोई भी कंट्रीज़ उन पे अटैक करेगा तो सुपर पावर उनके लिए लड़ना शुरू कर देगा। तो इस वजह से कुछ जो कंट्रीज़ थी वो यूएसए की तरफ चली गई, कुछ जो कंट्रीज़ थी यूएसएसआर की तरफ चली गई। क्यों चली गई फिर से देख लो, उनको प्रोटेक्शन मिलता था, वेपन मिलता था, इकोनॉमिक एड मिलता था। ठीक है, ये जो कंट्री की डिवाइडेशन स्टार्ट हुई, मतलब ये दुनिया जो 2 हिस्सों में बंटनी शुरू हुई थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? यूरोप से। पहले जो यूरोप की जो वेस्टर्न साइड की कंट्रीज़ हैं, यूरोप में ही जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी वो यूएस की तरफ चली गई और जो ईस्टर्न कंट्रीज़ थी वो सोवियत यूनियन की तरफ से चली गई। तो यहीं से यूरोप से स्टार्ट हुआ था अलायंसेस बनना। वेस्टर्न कंट्रीज़ यूएस के साइड होती हैं, ईस्टर्न कंट्रीज़ सोवियत यूनियन के साइड। आगे देखते हैं। अब हमने ये तो देख लिया जो छोटी कंट्रीज़ थी वो बड़ी कंट्रीज़ से क्यों मिलती थी, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन मिलता था, वेपन मिलता था, इकोनॉमिक एड मिलता था। लेकिन ये बड़े सुपर पावर्स जो हैं इनको क्या ज़रूरत पड़ती थी ये छोटी छोटी कंट्रीज़ को फुसलाने की, उनको अपनी तरफ करने की? उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता था। क्या फ़ायदा होते थे उनको? पहला, उनको रिसोर्सेज मिलते थे, जैसे मिनरल ऑयल। कोई छोटी सी कंट्री है वहाँ से उनको मिनरल मिल जाएगा, ऑयल मिल जाएगा। उनको टेरिटरी मिलेगी जहाँ से वो अपने वेपन को लॉन्च कर पाएँ। जैसे अभी हमने देखा यूएसएसआर ने क्या किया
क्यूबा में अपने वेपन लॉन्च करने स्टार्ट कर दिए थे, न्यूक्लियर मिसाइल सेटअप करने स्टार्ट कर दिए थे। वो छोटे छोटे जो कंट्रीज़ हैं उनको टेरिटरीज़ देते हैं जहाँ पे वो अपने न्यूक्लियर रिसर्च कर पाएँ, अपने न्यूक्लियर मिसाइल, अपने वेपन्स को लॉन्च कर पाएँ। फिर उनको थर्ड फ़ायदा जो होता था, उनको एक जगह मिल जाती थी एक दूसरे पे नज़र रखने के लिए। एग्ज़ाम्पल देख लें क्यूबा वाला जो था, हमने क्या देखा, क्यूबा बगल में था यूएसए के, तो सोवियत यूनियन क्या कर सकता है, उसका यूज़, क्यूबा का यूज़ कर सकता है यूएसए पर नज़र रखने के लिए, बगल में ही है। तो एक जगह मिल जाती थी उनको स्मॉलर स्टेट से जहाँ से वो नज़र रख पाएँ अपने दुश्मनों के ऊपर। फिर उनको क्या मिलता था, इकॉनमिक सपोर्ट मिलता था। वो छोटी छोटी जो कंट्रीज़ थी, बहुत सारी कंट्रीज़ अगर मिल के थोड़ा थोड़ा भी टैक्स दें, थोड़ा थोड़ा भी पैसा इस बड़ी सुपर पावर को दें, तो उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो इकॉनमिक सपोर्ट के लिए भी स्मॉलर स्टेट्स काफ़ी हेल्पफुल होते थे। फिर वो आइडियोलॉजिकल रीजंस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होते थे। कैसे कि उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले होते थे। जो यूएसएसआर की तरफ होंगे, जो छोटे कंट्रीज़, वो क्या करेंगे, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी फॉलो करेंगे। जो यूएसए की छोटी कंट्रीज़ थी, छोटे अलाइज थे, वो क्या करते थे, यूएसए की आइडियोलॉजी फॉलो करती थे। तो उनकी आइडियोलॉजीज़ का ग्रोथ होता था, उनका स्प्रेड होता था। समझ में आया क्या क्या फ़ायदा मिलते थे, क्या क्या फ़ायदे मिलते थे सुपर पावर्स को? छोटे से रिसोर्सेज मिल जाते थे, टेरिटरी मिल जाती थी, स्पाई करने के लिए लोकेशन मिल जाती थी, इकोनॉमिक सपोर्ट एज वेल एज सपोर्ट फॉर देयर आइडियोलॉजिकल रीज़न। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इन अलायंसेस में 2 अलायंस बने थे, पूरी दुनिया में 2 अलायंस बने थे। पहला अलायंस जो था वो वेस्टर्न अलायंस था। वेस्टर्न अलायंस हमने देखा कौन हेड करता था, यूएसए। यूएसए के जो अलायंस थे या फिर यूएसए का जो ग्रुप था, यूएसए की जो पार्टी थी, उसको नाम दिया गया है वेस्टर्न अलायंस का। वेस्टर्न अलायंस ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है नाटो। नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये वेस्टर्न अलायंस ने मिलके बनाया। किस साल में बना ये? अप्रैल 1949 में। नाटो एग्जिस्टेंस में कब आया? अप्रैल 49 में। और उस टाइम पे 1949 में इसमें कितने स्टेट्स थे? 12 स्टेट्स ने ज्वाइन किया था। 12 स्टेट्स ने इसको ज्वाइन किया था 1949 में। अब इसके मेंबर्स काफ़ी बढ़ गए हैं, लेकिन उस टाइम पे ये सिर्फ 12 स्टेट्स का ही कॉम्बो हुआ करता था। क्लियर है? वेस्टर्न अलायंस यूएसए हेड करता था, उन लोगों ने मिलकर नाटो बनाया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एग्जिस्टेंस में आया अप्रैल 1949 पे, और जब एग्जिस्टेंस में आया तब इसके सिर्फ 12 मेंबर्स ही थे। आगे देखते हैं। फिर ईस्टर्न अलायंस, जो सोवियत यूनियन वाला अलायंस है, सोवियत अलायंस ने मिलके बनाया वार्सो पैक्ट। अब जब नाटो बन गया तो क्या भाई चैन आने वाला सोवियत यूनियन को? जब उन्होंने देखा नाटो बन गया तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी कुछ बनाएंगे, तो इन्होंने बनाया वार्सो पैक्ट। वार्सो पैक्ट मिलके बनाया। कौन लीड करता था वार्सो पैक्ट को? सोवियत यूनियन लीड करता था, जाहिर सी बात है। किस साल बनाया गया वार्सो पैक्ट? 1955 में। ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। वार्सो पैक्ट कहाँ से बना? ईस्टर्न अलायंस से। कौन लीड करता था? सोवियत यूनियन। और किस साल बनाया गया वार्सो पैक्ट? 1955 में। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। अब देख लो यूरोप जो था, यूरोप वॉज द मेन एरेना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हमें पता है सारी जो फसाद की जड़ हुआ करती थी यूरोप में ही हुआ करती थी। जो मेन कॉन्फ्लिक्ट होता था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, वो यूरोप में होता था। वेस्टर्न पार्ट यूरोप का यूएसए की तरफ था, ईस्टर्न पार्ट सोवियत यूनियन की तरफ था। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ये क्यों बता दी हमने, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले सिर्फ इतना एमसीक्यू कि विच प्लेस वाज द मेन एरेना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो यूरोप वाज द मेन एरेना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। अब देख लेते हैं यूएस अलायंस। नाटो देख लिया हमने, वेस्टर्न अलायंस था, और ईस्टर्न अलायंस में वार्सो पैक्ट देख लिया। अब कुछ और अलायंसेज हैं। यूएस ने एशिया की साइड में, कहाँ में? एशिया की साइड में, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया में 2 अलायंसेस बनाई। क्या नाम था? सियाटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सियाटो और सेंटो जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन थी, दोनों अलायंसेस थी, ये किस जगह थी? ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया। अब क्या कहने का मतलब है, यूएसए ने एशिया की लोगों को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। अभी तक यूरोप में चल रहा था, सब कुछ बाकी जगहों पे चल रहा था, अब इन लोगों ने शुरू कर दिया एशिया में भी अपने जादू चलाना।
तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन यूएसए ने बना दी एशिया में। अब भाई यूएसए ने बना दी तो सोवियत यूनियन क्यों पीछे रहने वाला, अब उसने भी कुछ किया। क्या किया, सोवियत यूनियन ने अपने क्लोज रिलेशन बनाए चाइना के साथ। चाइना भी कहाँ की कंट्री है, एशिया की। नॉर्थ वियतनाम के साथ अपने क्लोज रिलेशन बनाना स्टार्ट किए। नॉर्थ कोरिया, इराक, जब उन्होंने सेंटो और सियाटो बना लिया तो इन्होंने चाइना, कोरिया, इराक, इन सब के साथ अपने क्लोज रिलेशंस बनाने स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, लेकिन ये जो क्लोज रिलेशंस थे अलायंसेस के, ज़्यादा दिन तक चले नहीं। थोड़े टाइम में इनमें क्रैक एंड स्प्लिट आने स्टार्ट हो गए। चाइना ने लड़ाई कर ली यूएसएसआर से। 1950s में हल्की फुल्की इनकी बहस चलती रही और 1969 में इनका एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो गया। तो ज़्यादा टाइम पर अलायंसेस चले नहीं, थोड़े टाइम बाद उनमें क्रैक एंड स्प्लिट्स आने स्टार्ट हो गए थे। आगे देखते हैं अब हम क्या है हमारा टॉपिक। हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कभी भी हॉट वॉर नहीं हुआ, लेकिन ये जो पीरियड रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके 1991 तक, ऐसे कई सारे मौके आए यहाँ पे जहाँ पे यूएसए और यूएसएसआर के बीच में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो गई, डायरेक्ट लड़ाई हो गई। कहाँ कहाँ हुआ, एक कोरिया में हुआ था। कोरिया में हुआ था 1950 से 53 तक चला था वॉर। ये सारी क्या है, ऐसी वॉर से जहाँ पे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुआ है दोनों सुपर पावर्स का। बर्लिन में हो चुका था 1958 से 62 में, और कॉन्गो में चला था ये अर्ली 1960s में। तो ये सारे तीनों एरेनाज जो हैं, तीनों जगहें जो हैं, ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुई हैं यहाँ पे यूएसए और यूएसएसआर की। अब ये जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुई, इनमें नॉन अलाइंड कंट्रीज़ जो थी, क्या है नॉन अलाइंड कंट्रीज़, ऐसी कंट्रीज़ जो ना कि यूएसए के साइड थी ना ही यूएसएसआर के साइड थी। ये किसी की टीम में नहीं थी, ये इंडिपेंडेंट थी, अकेली थी। तो उन्हें हम नाम देते नॉन अलाइंड कंट्रीज़, मतलब ऐसी कंट्रीज़ जो अलायंसेस से बाहर थी। जब ये वॉर्स होते थे, कोल्ड वार के वार्स होते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, तो ये नॉन अलाइंड कंट्रीज़ जो थी, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मीडिएटर का। इन्होंने वॉर को कम करने की कोशिश की, बातचीत की दो कंट्रीज़ के बीच में और वॉर को कम करने की कोशिश की थी। तो नॉन अलाइंड कंट्रीज़ ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रखा है। एग्जाम्पल देख लें, जब ये कोरिया वाला वॉर हो रहा था ना 1950 वाला, तो क्या हुआ, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने काफ़ी नेगोशिएटिंग रोल प्ले किया था कोरिया के वार में, वहाँ के वार को ठंडा करने के लिए। इसी तरीके से जब कॉन्गो क्राइसिस हो रहा था 1960s में, तो यूएन सेक्रेटरी के जो जनरल थे, यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने काफ़ी मीडिएटरी रोल प्ले किया और इस वार को शांत करने की कोशिश की थी। ठीक है, ये था इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन अलाइंड कंट्रीज़ और एरेनाज ऑफ कोल्ड वार। ये डेट्स याद रख लेना बेटा, क्या ही पता एग्ज़ाम में आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाए, तो डेट्स देख लेना। अब आपके सामने कुछ एमसीक्यूज़ हैं। पहला है, इन विच ईयर नाटो केम इन एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस में कब आया नाटो, 1955, 1949, 1846, नन ऑफ दीज। तो एग्जिस्टेंस में आया था नाटो 1949 में। आई होप ज़्यादातर के क्वेश्चन सही होंगे, आंसर सही होंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इन Which of the following countries was not part of Axis power in Second World War? इन चारों में से कौन सी कंट्री एक्सिस पावर का पार्ट नहीं थी? फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, बताओ जल्दी। सो द करेक्ट आंसर इज फ्रांस। फ्रांस किसका पार्ट थी? एलाइज पावर की। आगे देखते हैं, आगे क्या हमारे चैप्टर में। हाँ, ये जो आपको दिया हुआ है, ये इमेज आपके बुक में दी गई है। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ये जो इमेज है ये आपके बुक में दी गई है पेज नंबर 8 में, द कोल्ड वॉर टाइमलाइन। यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं, इसको देख लेना एक बार। पेज नंबर 8 पे जाके इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेना, याद कर लेना, क्योंकि आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहा है तो इसमें आप गारंटी नहीं ले सकते हो कि क्या पूछ ले। बोर्ड्स में तो नहीं पूछता ये सब, लेकिन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो रिस्क नहीं लेना होता है। ये अगर आपसे हो पाए तो इसको याद कर लेना, देख लेना। एनसीईआरटी पेज नंबर 8। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्म्स कंट्रोल। आर्म्स कंट्रोल में क्या पढ़ना है हमें? दोनों जो सुपर पावर्स थे
उनके बीच में लड़ाई होने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा थे, एक वर्ल्ड वार थर्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अवॉइड कर रही थी, दोनों कंट्रीज़ मिलकर वर्ल्ड वार थर्ड को अवॉइड करना चाह रही थी। इसलिए उन्होंने बनाया आर्म्स कंट्रोल, कुछ रूल्स बनाए, कुछ रेगुलेशंस बनाए, जिनके अकॉर्डिंग वो कितना वेपन रख सकते हैं अपने पास, कितने न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं, कितने बाकी वेपन रख सकते हैं, उस पर एक लिमिट लगाई गई। ऐसा नहीं कि आप न्यूक्लियर वेपन बनाते जाओ, भरते जाओ अपनी कंट्री को न्यूक्लियर वेपन से। उसके लिए आर्म कंट्रोल के लिए कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए। देखिए क्या क्या है रूल्स एंड रेगुलेशंस। उन्होंने 1960s में, दोनों कंट्रीज़ ने 1960s में कई सारे इंपॉर्टेंट साइन किए एग्रीमेंट। 3 एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको दिए गए हैं। क्या है? लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ये तीनों ट्रीटीज़ जो थी ये आर्म कंट्रोल से रिलेटेड थी और 1960s के आसपास ही इनको साइन की गई थी। आगे देखते हैं क्या है। आपकी NCERT में ये दिए हुए हैं, एक्सप्लेन कर रखे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट आर्म कंट्रोल ट्रीटीज़, जिसमें लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी दिया गया है सबसे पहले। ये कैसी ट्रीटी थी? ये लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी कहती थी कि आप एटमॉस्फेयर में न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट नहीं कर सकते हो। बैन लगा दिया गया एटमॉस्फेयर में या फिर स्पेस में या पानी के अंदर, समुद्र के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करने पे बैन लगा दिया गया। किस किस ने साइन किया था इस पे? US ने किया, UK ने किया और USSR ने किया। किस जगह? मॉस्को में। कब? 5 अगस्त 1963 में। और ये ट्रीटी फोर्स में कब आई थी? 10 अक्टूबर 1963 में। ये सारे MCQ, ये सारे जो पोर्शन हैं NCERT में दिए गए हैं, आप देख लेना वहाँ से। सेकेंड जो हमारी इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये ट्रीटी क्या कहती थी कि आप कुछ ही न्यूक्लियर वेपन रख सकते हो, मतलब आप अपनी कंट्री में कुछ ही न्यूक्लियर वेपन रख सकते हो, ऐसा नहीं अनलिमिटेड रखो। तो ये आपका क्या है, उस टाइम पे 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स बने। कौन कौन से थे? US था, USSR था, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना। ये सारे 5 न्यूक्लियर वेपन्स उस टाइम पे थे वर्ल्ड में। और इसको कहाँ साइन किया गया? वाशिंगटन में, लंदन में, मॉस्को में। कब? 1 जुलाई 1968 में। फोर्स में कब आया? 5 मार्च 1970 में। और इसको एक्सटेंड कर दिया गया था 1995 में। एक्सटेंड करने का क्या मतलब है? ये जो फोर्स में आया 5 मार्च 1970 में, इसको एक्सटेंड करके 1995 तक इस ट्रीटी को चलाया गया था। क्लियर है ये पोर्शन? आगे देखते हैं। फिर आगे हैं आपके कुछ अदर इम्पॉर्टेंट आर्म कंट्रोल मेजर्स, जिसमें पहला है SALT I, जिसका फुल फॉर्म है SALT का स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक। इसका पहला जो राउंड हुआ था स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक का, वो स्टार्ट हुआ था नवंबर 1969 में। उस टाइम पे सोवियत के लीडर थे लियोनिड ब्रेजनेव और US के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने मिल के साइन किया मॉस्को में। क्या क्या साइन किया था वहाँ पे? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की लिमिटेशन पे साइन किया था। एंटी ABM ट्रीटी वहाँ पे हुई थी। पहला जो SALT I टॉक था वहाँ पे ABM ट्रीटी साइन हुई है और कुछ अदर ट्रीटी साइन हुई थी। ये फोर्स में कब लाया गया? 3 अक्टूबर 1972 में। फिर सेकेंड जो आपका है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक सेकेंड, SALT सेकेंड स्टार्ट हुआ था नवंबर 1972 में। इस टाइम पे US के प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर और सोवियत यूनियन के लीडर थे लियोनिड ब्रेजनेव। इन लोगों ने भी ट्रीटी साइन की ऑफेंसिव आर्म्स को कंट्रोल में रखने की। कहाँ साइन की गई थी ये ट्रीटी? वीना में 18 जून 1979 में। 18 जून 1979 में। उसके बाद थर्ड आपका है स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी START I। ये ट्रीटी साइन की गई थी USSR प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव और US के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश। ये साइन कहाँ किया गया था? मॉस्को में 31 जुलाई 1991। फिर आपका फिफ्थ इम्पॉर्टेंट सिक्स्थ है, ये सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट जो है वो START सेकेंड है, जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी सेकेंड। उस टाइम पे रशिया के प्रेसिडेंट रहे हैं बोरिस एल्सिन और US के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश।
इन लोगों ने ऑफेंसिव आर्म्स पे लिमिटेशन लगाने के लिए मॉस्को में साइन की 3 जनवरी 1993 में। एक बार डेट इसका अच्छे से देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में है ये सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या पोर्शन है, नॉन अलाइन मूवमेंट। अब जो हम नॉन अलाइन कंट्रीज़ पढ़ के आए हैं, क्या ऐसी कंट्रीज़ जो किसी के पार्टी में नहीं थी, किसी भी अलायंसेस में नहीं थी, उनको हम नॉन अलाइन कंट्री कहते हैं। अब ये नॉन अलाइन कंट्रीज़ का एग्जिस्टेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसी बनी ये नॉन अलाइन कंट्रीज़, उसके बारे में हमें पढ़ना है। नॉन अलाइन मूवमेंट जो था वो स्टार्ट किया गया 3 दोस्तों से। 3 दोस्तों ने इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को स्टार्ट किया। कौन कौन थे वो 3 दोस्त? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, गैमल अब्दुल नासिर फ्रॉम इजिप्ट, जोसेफ ब्रॉज टिटो फ्रॉम यूगोस्लाविया। इन तीनों ने डिसाइड किया कुछ ऐसा होना चाहिए दुनिया में, मतलब कोई ऐसा मूवमेंट होना चाहिए, कोई ऐसा रूल रेगुलेशन होना चाहिए कि हम अगर चाहें तो किसी कंट्री के पार्टी में ना जाए। अगर हमें पार्टी में नहीं जाना भाई, हमें अलायंस में नहीं जाना, तो ज़बरदस्ती कोई ना लेके जाए हमें। बस इसी बात पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया नॉन अलाइंड मूवमेंट। इनका साथ देने वाले कौन थे? सुकर्णो थे फ्रॉम इंडोनेशिया, क्वामे नक्रुमाह जो थे, क्रुमाह वो घाना से। ये पांचों को माना जाता है फाउंडर ऑफ नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट के फाउंडर माने जाते हैं ये पांचों। नाम ध्यान रखिएगा और ये कहाँ से बिलोंग करते थे ये भी माइंड में रखिएगा। नैम क्या है? बेसिकली नॉन अलाइंड मूवमेंट ऐसा मूवमेंट था जिसमें आप किसी भी अलायंसेस के पार्ट नहीं होते हो, ना ही आप यूएसए के पार्ट में जाते हो, ना ही आप यूएसएसआर की टीम में जाते हो, आप इंडिपेंडेंट रहते हो। ठीक है, तो नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो पहली समिट हुई थी, पहली मीटिंग हुई थी, वो कहाँ हुई थी? बेलग्रेड में। बेलग्रेड सर्बिया जो कंट्री है वहाँ का कैपिटल है। और कब हुई थी? 1961 में। पहली नॉन अलाइंड समिट कहाँ हुई थी? बेलग्रेड में 1961 में। आगे देख लें, आगे क्या है। समिट वॉज अटेंडेड बाय 25 मेंबर्स। उस टाइम पे जब पहली समिट हुई थी और तब उसको 25 मेंबर्स स्टेट ने अटेंड किया था। एक और चीज़, ये जो पांचों लीडर्स थे इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है या बता रखा है कि नॉन अलाइन मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप आइसोलेशन में चले जाओ। नॉन अलाइन मूवमेंट डजेंट मीन आइसोलेशनिज्म। इसका ये मतलब नहीं कि आप आइसोलेशन में चले जाओ, आप किसी दूसरे कंट्री से मतलब ना रखो। हालांकि ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है नैम का। नैम का मतलब बस इतना है कि आप किसी अलायंस के पार्ट ना हो, आप बाकी हर चीज़ में एक्टिव रहो। ऐसा नहीं कि आप संन्यास ले लो भाई कि हम नॉन अलाइन कंट्री है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम किसी से बात भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। बस इसको सिंपल सा मीन था आप किसी कंट्री अलायंस के पार्ट ना हो। यहाँ पे हाइड हो गया है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है इट ऑल्सो नॉट न्यूट्रलिटी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो नॉन अलाइनमेंट है, नॉन अलाइन मूवमेंट है, इसका मतलब आइसोलेशनिज्म भी नहीं है और ना ही न्यूट्रलिटी है। न्यूट्रलिटी का क्या मतलब है कि किसी भी बात पे अपना स्टैंड ना लेना, एकदम न्यूट्रल हो जाओ कि ना हम यूएसए की साइड लेंगे ना यूएसएसआर की साइड लेंगे, ऐसा भी नहीं करना। आपको न्यूट्रल नहीं होना। जहाँ आपको ज़रूरत पड़े बोलने की, जहाँ पर भी आपको स्टैंड देना हो, जहाँ सही गलत के बारे में बोलना आप बोल सकते हो। तो सिंपली हमने क्या देखा, नॉन अलाइंड मूवमेंट डजेंट मीन आइसोलेशनिज्म एंड इट ऑल्सो डजेंट मीन न्यूट्रलिटी। ये आपके पांचों लीडर्स हैं, पांचों फाउंडिंग मेंबर्स हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट के। पहले हैं जोसेफ ब्रॉज टिटो जो कि यूगोस्लाविया से बिलोंग करते हैं, जवाहरलाल नेहरू, गैमल अब्दुल नासिर इजिप्ट के, सुकर्णो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, क्वामे नक्रुमाह ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे घाना के। इनके बारे में डिटेल में देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ना आपको ये एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। क्या है ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर? ये जो नॉन अलाइंड कंट्रीज़ थी, जितनी भी नॉन अलाइंड कंट्रीज़ थी वो क्या थी, बहुत लो कैटेगरी से इनका बिलोंग था, बहुत ही लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, बहुत ही इकोनॉमिकली बहुत वीक थी। इनको टर्म दिया जाता है, जो नॉन अलाइंड कंट्रीज़ थी उनको एक टर्म दिया जाता था LDCs। LDCs का फॉर्मूला है, फुल फॉर्म है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, मतलब ये कंट्रीज़ बहुत कम डेवलप्ड थी। इन कंट्रीज़ के लिए
एक मूवमेंट रखा गया, मतलब मूवमेंट नहीं है, जब आप मतलब लोगों के जहन में एक बात आई कि जब आप लीस्ट डेवलप रहोगे, आप डेवलप्ड नहीं रहोगे तो इंडिपेंडेंट कैसे रहोगे। ध्यान से समझना ये बात, जब आप डेवलप्ड नहीं रहोगे तो इंडिपेंडेंट कैसे रहोगे। आपके पास ना पैसा है, आपके देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो कोई दूसरा कंट्री, कोई बड़ी कंट्री आपको पैसे देगी तो जाहिर सी बात है आप उससे अट्रैक्ट हो जाओगे। आपको इंडिपेंडेंट रहने के लिए डेवलप्ड होना चाहिए ताकि आपको किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। ये जो फीलिंग थी, ये जो थिंकिंग थी, ये इसने लोगों को रियलाइज़ कराया कि ये नॉन अलाइंड कंट्री जो बहुत कम डेवलप्ड हैं, इनको डेवलप करना ज़रूरी है, वरना ये इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएंगे। एक वक्त आएगा कि इनको दूसरे से मांगना पड़ेगा। तो इसी आइडिया ने बनाया न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया 1972 में। क्या नाम था रिपोर्ट का? टुवार्ड अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ये जो रिपोर्ट थी ये LDCs के लिए बनाई गई, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए बनाई गई। और क्या था इस रिपोर्ट में कि LDCs जो है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको रिटर्न कर दिए जाएँ। जो छोटी कंट्रीज़ थी, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, इनकी नेचुरल रिसोर्सेज पे ज़्यादातर बड़ी कंट्रीज़ ने कब्ज़ा कर रखा था, तो उसको रिटर्न कर दिया जाए। LDCs जो हैं उनको वेस्टर्न मार्केट में जाने की परमिशन दी जाए ताकि वो जाके वहाँ पे अपना सामान बेच सके और वहाँ से उनको बेनिफिट हो। परमिशन चाहिए, इनको एक्सेस मिलना चाहिए वेस्टर्न मार्केट का। तीसरा जो पॉइंट था इसका, LDCs के लिए टेक्नोलॉजी का कॉस्ट कम कर दिया जाए, टेक्नोलॉजी कम पैसे में दी जाए LDCs को ताकि ये कंट्रीज़ डेवलप करें। फिर इन्होंने क्या किया, एक और बनाया इस रिपोर्ट में, एक और था, क्या था कि LDCs को इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में मेंबरशिप दी जाए ताकि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इनको इकॉनमी की समझ हो और ये अपनी कंट्री को डेवलप करें। ये चारों पॉइंट्स जो थे ये रिपोर्ट में आई थी, UNCTAD की रिपोर्ट में आए थे जो उन्होंने पब्लिश करी थी 1972 को। लेकिन एक बात ध्यान रखनी, ये जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर था ये ज़्यादा दिन चला नहीं। ये जो बनाए गए ना रूल्स की नेचुरल रिसोर्स रिटर्न कर दो, वेस्टर्न मार्केट में एक्सेस दो, टेक्नोलॉजी की कॉस्ट कम कर दो, ये सिर्फ पेपर में कही गई बातें थी, रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ नहीं, चला ही नहीं ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। बस ये बुक में ही ख़त्म हो गई, ये बात रिपोर्ट में ही ख़त्म हो गई। तो इसका रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये बस कही बातें थी जो कि अप्लाई नहीं हो पाई। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हमारा पॉइंट आगे है। इंडिया एंड कोल्ड वॉर। इंडिया का जो रिस्पांस था वो दो फोल्ड था। हमने देखा क्या था, पहला फोल्ड क्या था, इंडिया अपने आप को बचा के रख रहा था किसी का भी अलायंस होने से। इंडिया किसी भी कंट्री का अलायंस नहीं होना चाहता था और अपने आप को उसने बचा रखा था। सेकेंड लेवल पे इसने बाकी कंट्रीज़ को भी रोका अलायंस का पार्ट होने से। इंडिया ने बाकी छोटी कंट्रीज़ जो न्यूली डिकोलोनाइज्ड हुई थी उनको भी रोका किसी का भी अलायंस होने से। ठीक है, ये थे दो फोल्ड रिस्पॉन्स ऑफ इंडियाज़ टू कोल्ड वॉर। अब इंडिया की पॉलिसी ना ही नेगेटिव थी ना ही पैसिव थी। मतलब क्या है नेगेटिव और पैसिव का, ना ही वो इतना ज़्यादा पैसिव था कि अलायंसेस का पार्ट हो जाए, इंडिया ना ही इतने ज़्यादा पैसिव थे कि अलायंसेस का पार्ट हो जाए, ना ही इतना नेगेटिव थे कि दुश्मनी कर बैठे, यूएसए और यूएसएसआर से बात ही ना करें, उनसे दुश्मनी कर रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बीच वाले थे, मतलब वो बना के भी रखते थे और ना उनका साथ भी नहीं देते थे। इस तरीके का रिलेशन रहा था। इंडिया का पॉलिसी जो था ना इधर नेगेटिव था नॉर ही पैसिव था। फिर इन नॉन अलाइनमेंट से इंडिया को फ़ायदा क्या हुआ, जब नॉन अलाइनमेंट हुआ तो इंडिया को जो सबसे पहला फ़ायदा मिला नॉन अलाइनमेंट से कि इंडिया अपने लिए डिसीज़न लेता, इंटरनेशनल डिसीज़न लेता अपने लिए जो इसका फ़ायदा करे। अब अगर हम इंडिया वाले पार्ट हो जाते हैं यूएसएसआर के तो हमें क्या करना पड़ता है, यूएसएसआर के तरीके से अपने डिसीज़न लेने पड़ते। हम अपने फ़ायदे के लिए नहीं डिसीज़न ले सकते थे। तो नॉन अलाइनमेंट का पार्ट होने से सबसे बड़ा बेनिफिट यही मिला कि इंडिया अपने लिए डिसीज़न लेता अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। दूसरा जो बेनिफिट हुआ इंडिया को नॉन अलाइनमेंट पार्ट होने से, क्या कि वो एक सुपर पावर को दूसरे सुपर पावर के अगेंस्ट बैलेंस कर लेता था।
मतलब वो यूएसए को भी यूज़ कर ले रहा है, यूएसएसआर को भी यूज़ कर ले रहा है। जब उसको यूएसए की हेल्प चाहिए वो यूएसए के पास चला जाए, और जब यूएसएसआर की हेल्प चाहिए होगी तो यूएसएसआर के पास चला जाए। तो इसने जम के दोनों से फ़ायदे लिए, यूएसए से और यूएसएसआर से फ़ायदे लिए, बैलेंस कर रखा दोनों से अपना रिलेशन। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अब आपके लिए कुछ एमसीक्यूज़ हैं। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट नॉन अलाइंड समिट वाज हेल्ड एट विच प्लेस। पहला नॉन अलाइंड समिट कहाँ हुआ था, जल्दी बताओ, पढ़ रखा है हमने। सो द करेक्ट आंसर इज़ बेलग्रेड। बेलग्रेड में हुआ था पहला नॉन अलाइंड समिट। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द रिपोर्ट टुवर्ड अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की थी? UNCTAD की थी। UNCTAD ने किया था किस ईयर में? 1972 में किया था। ठीक है, न्यू। आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा। चलें, अब लास्ट कुछ टॉपिक बचे हुए हमारे, क्या क्या है। नॉन अलाइनमेंट इंडिया। अब फ़ायदा तो इंडिया का देख लिया, क्या क्या फ़ायदा हुआ नॉन अलाइनमेंट से, लेकिन इंडिया के कुछ ब्लेम भी लगे हुए हैं। इंडिया पे कुछ ब्लेम भी लगे हुए हैं इस नॉन अलाइनमेंट की वजह से। क्या? पहला ब्लेम था कि इंडिया का नॉन अलाइनमेंट अनप्रिंसिपल्ड था। अनप्रिंसिपल्ड का क्या मतलब है? अनप्रिंसिपल्ड का जो ब्लेम लगा था वो इसलिए लगा कि इंडिया जो है वो अपने फ़ायदे की वजह से इंटरनेशनल जो बड़े बड़े मसले हैं उस पर बोलता ही नहीं है। क्या मतलब है कि बहुत सारे ऐसे मसले हुए दुनिया में जहाँ पे इंडिया ने बोला ही नहीं, ना उसका अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उसको अपना इंटरेस्ट दिख रहा था। तो इंडिया का जो नॉन अलाइनमेंट था उसको अनप्रिंसिपल्ड कह दिया गया। दूसरा जो ब्लेम लगा, दूसरा जो कलंक इंडिया पे लगा हुआ है वो ये है कि इंडिया खुद तो दूसरों को रोकता था नॉन अलाइनमेंट का पार्ट होने से, किसी भी अलायंस का पार्ट होने से इंडिया बाकियों को तो रोकता था, लेकिन उसने खुद यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की अगस्त 1971 में 20 साल के लिए। क्यों साइन की थी ये भी जान लो। जब बांग्लादेश से इंडिया का वार हो रहा था, बांग्लादेश क्राइसिस चल रही थी, तो वहाँ पे इंडिया को ज़रूरत थी पैसों की, इकोनॉमिक एड की, मिलिट्री एड की, तो इस वजह से उन्होंने क्या साइन कर लिया? ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर लिया अगस्त 1971 में। इसलिए इस पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया इंडिया को कि जब आप दूसरों को रोक रहे हो किसी भी अलायंस का पार्ट होने से, तो आप कैसे किसी भी सुपर पावर से पार्टनरशिप कर सकते हो या सुपर पावर से हेल्प ले सकते हो। तो इसकी वजह से भी इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया गया। ये सारा था इंडिया और कोल्ड वार की कहानी। अब देखते हैं, कोल्ड वार ख़त्म हुआ था आपका 1991 में। 1991 में कोल्ड वार ख़त्म हो गया। कैसे ख़त्म हुआ? यूएसएसआर जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया था। यूएसएसआर टूट गया अलग अलग कंट्रीज़ में। रशिया अलग कंट्री बन गई, यूक्रेन अलग कंट्री बन गई। ठीक है, ये जो है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। गाइस डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी प्लेलिस्ट की, जहाँ पे आपके सारे चैप्टर एक्सप्लेन्ड है फॉर CUET, और आपको MCQs भी मिलेंगे वहाँ से, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, so that's all for today. Thank you. Do like and subscribe.